नमस्कार। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? यस मैडम। हाँ जी, गणेश जगताप जी, आप आ गए हैं। आप कृपया आप सभी अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। रवि चतुर्वेदी जी, टीआर गर्ग जी, आप प्लीज अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। ऑडियो आपका चल रहा है तो दिक्कत हो सकती है। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? प्लीज मुझे कोई बताएं। यस मैम। यस, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। 5 मिनट में ही हमारे जो आज के उद्घाटक है वो ज्वाइन हो जाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़े कुछ इंस्ट्रक्शन और सब आपको 5 मिनट पहले देना चाहते हैं। आई वेलकम यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकायन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द सपोर्ट of Government of India Sangeet Natak Academy. The theme of this conference is the importance of various elements of society in folk art and folklore, India and the world. इस वैश्विक लोक संस्कृति में, लोक कला, लोक साहित्य में सारे जो समाज के विविध अंग है वो किस प्रकार से उसमें महत्व रखते हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाले 3 दिन चर्चा करने वाले हैं। और अभी बिल्कुल ठीक 5 मिनट में हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जिन्होंने पेपर भेजे हैं उन्हें सभी को नम्र अनुरोध है, कृपया वो तीनों दिन अटेंड करें और हर जो लेक्चर होगा उन हर लेक्चर का अटेंडेंस होगा। और अगर अटेंडेंस में आप नहीं हाजिर रहे तो क्षमा कीजिएगा, फिर जो आगे सर्टिफिकेट और सारी बातों के लिए दिक्कत जा सकती है। एक फीडबैक फॉर्म भी आपको आखिरी दिन मिलेगा, वो फॉर्म भी भर के आपको भेजना है। कोई भी दिक्कत है तो हमारे जो सेशन होंगे, अभी जैसे उद्घाटन होने वाला है उसके बाद इंट्रोडक्टरी स्पीच होगा और उसके बाद ठीक शाम को 6 बजे 6 से 7 एक लेक्चर और 7 से 8 एक लेक्चर, ऐसे 2 लेक्चर आज होने वाले हैं। बीच का समय खाली है, उस समय में आपको जो भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क उस समय में कर सकते हैं। कृपया लेक्चर के समय में कोई भी संपर्क आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि करोगे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा, जो साइलेंट पे रहेगा। और अपने पेपर जो लोग अभी बाकी हैं, कृपया अपने पेपर आप जल्द से जल्द भेज दें ताकि हम उसका काम जल्द से जल्द शुरू कर सके। हमारे आज के जो इनॉग्रल फंक्शन के उद्घाटक हैं वो है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा।
एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ ICCR के जो प्रेसिडेंट है जुड़ने वाले हैं और हमें आशीर्वाद देने वाले हैं। और आज का जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होगा वो होगा डॉक्टर हरीश चंद्र बोरकर सर जी का। ये बहुत बड़ी हस्ती है लोक कला लोक साहित्य की, महाराष्ट्र में ही क्या पूरे भारत में, भारत के बाहर भी इनका नाम है। जो दंडार ये जो लोक कला प्रकार होता है इसके लिए तो उन्होंने इतना ज्यादा काम किया हुआ है कि आज उनका उसमें मास्टरी है। और उसके बाद श्री सुजय पत्की जी, ऑनरेबल मेंबर मराठी ग्रंथ संग्रहालय ठाणे, मेंबर रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी, ये हमें हमें शुभकामनाएं देंगे। और मृणाल जी पेंट से जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, अरविंद पेंट से प्रतिष्ठान फाउंडर, ऊर्जा ग्रुप की ऊर्जा ग्रुप की ये फाउंडर मेंबर है और प्रेसिडेंट है अरविंद पेंट से प्रतिष्ठान, जो थाना में बहुत बड़ा काम करता है। हाँ, मेरे ख्याल से हरिश्चंद्र बोरकर सर तुमचा माईक चालू आहे, कृपया तुमचा माईक बंद करावा, त्यामुळे मला बोलायला त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो आहे। TR गर्ग जी, आप प्लीज अपना माइक बंद करें। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ही मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट में सर हमसे ज्वाइन होंगे। और इसी प्रोग्राम के बीच जैसे ही विनय जी का उद्घाटन पर जो भाषण होगा, जो आशीर्वचन होंगे, वो पूरे होते ही एक बुक पब्लिकेशन हम करने जा रहे हैं। एक छोटा सा, क्षमा कीजिएगा, फोन आ रहा है सामने से सर का, मैं बात कर लेती हूँ। झालं, मी झालो कनेक्ट, याला घ्या पियुष गिरगावकर अजून नाही आले ते. आहे तो, त्याने ईमेल आयडी वरनं कनेक्ट करतो। मला लिस्ट मध्ये अजून दिसले नाही ना. आले वाटतं. आले. सुजय जी नमस्कार। नमस्कार, येतोय माझा आवाज? हो, छान व्यवस्थित आवाज येतोय सर, आणि तुमचं खूप खूप स्वागत। सरांना किती वेळ आहे जॉईन व्हायला? जस्ट जॉईन करा ना, लगेच सर होतील। हे पियुष जे आहेत नाही ना, अजून मला लिस्ट मध्ये दिसले नाही, आणि ह्यांनी केलंय, योगेश्वरने त्यांना जॉईन केलंय असं ते म्हणाले। ते त्यांच्याशीच बोलणं सुरू आहे वाटतं सगळ्यांचं। पियुष पासवर्ड देण्याची गरज नाही। नमस्कार फ्रेडी, वेलकम। विनय जी आपल्यामध्ये जॉईन झाले आहेत, फक्त त्यांना ते प्रवासात असल्यामुळे त्यांना थोडा नेटवर्कचा इश्यू आहे। अच्छा, विनय जी आहेत, डॉक्टर विनय सर। हो सर जॉईन झालेले आहेत। त्यांनी ऑडिओ व्हिडिओ बंद ठेवलेला आहे। हाँ, वीडियो ऑन केला, कदाचित त्यांनी वीडियो बंद ठेवलेला आहे। सभी को नमस्कार। क्योंकि मैं प्रवास में हूँ और यहाँ पर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है,
तो मैंने एक प्री रिकॉर्डेड स्पीच इसके लिए तैयार किया है, वो आपके सम्मुख अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी को शुभकामनाएं, और मैं मानता हूं कि ये पूरा प्रयास निश्चित रूप में सफल होगा और लोक कला और लोक संस्कृति के लिए लाभदायक होगा। अभी हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो सुनेंगे। जी। So, I am Dr. Vinay Sasaputiji's secretary. So, please tell me when I can share the video. Should I do it right now? Please, sir. Can you allow me to share the screen? I think the host has disabled it. Oh, okay, 1 minute. किया है सर मैंने, हुआ है को होस्ट। सर मैंने आपको को होस्ट किया है। गजानन दांडगे जी आपला माईक बंद करा। हरिश्चंद्र बोरकर सर माईक बंद करा। तुमचा माईक चालू आहे, प्लीज बोरकर सर माईक बंद करा। दांडगे सर तुमचा माइक बंद करा। गजानन दांडगे, थैंक यू सर। सर मैंने आपको को होस्ट किया है, कृपया आप वीडियो चला सकते हैं। Yes, I'm sharing. My screen. Is the video audible? नो सर, नो ऑडिबल भी नहीं है, विजुअल भी नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ सर का नाम दिख रहा है। Yes, sir. Is it? जी अभी आप सब जो ये कर रहे हैं वो दिख रहा है, शेयर कर रहे हैं तो स्क्रीन दिख रही है सारी। Some very concrete policy perspective. Namaste and greetings to all. Is the video? I'm really happy to be here Yes. at the inaugural function of the online international conference on folk art and folklore, organized by various organizations, but major leading role being that of Lokayan, support सर रुक रहा by है। the Sangeet Natak Academy and some government organizations as well. Let me congratulate at the outset Monica Thakkarji, who is the moving force behind this entire conference, and I'm sure this conference, this kind of brainstorming will lead to some very concrete policy perspectives about which all of us will have to work. Today, talking about folklore, folk culture, folk traditions becomes extremely critical because in a globalized world, all folk cultures in the entire world, whether in Latin America, Southeast Asia, Africa, and of course in India, have a lurking fear of being threatened. Threatened by what? Threatened by the specter of the flattening of the world as predicted by Thomas Friedman. Because in a globalized world, as we experience, that powerful cultures, and especially modern cultures that are basically spreading their influence on the basis of technology, which is now an essential part of our day-to-day life, are trying to establish their dominance, and in the process, all small cultures, or I would say the traditional cultures, feel threatened, and rightly so. So what do we do and how do we face this challenge so that the very existence of folk traditions, folk cultures,
folklore, everything remains intact. I would suggest that there are at least three things which we require to think about. Firstly, documentation. The entire gamut of features of folklore, folk culture requires to be properly documented so that it is preserved and the present generation is able to hand it over to the next generation as a treasure of our culture. This is very, very required because the younger generation might not have experienced all the nuances and all the beauties of our folk music, folk stories for that matter, folk tales as what we call, folk literature, and even all kinds of folk traditions, including the way we have been celebrating our festivals traditionally. So all this requires to be properly documented and handed over to the next generation, maybe digitally as well, because that is the new language as the world understands documentation. Secondly, what is required is that for the sustenance of those folk artists who are into instrumental music, who are into our traditions of storytelling for that matter. सर ऑडियो वीडियो दोनों बंद हो गया है और आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, कम है आवाज, अपनी बढ़ाए, अपनी at the same time मोबाइल की आवाज बढ़ा के support प्लीज. and other things as well, Full कर because they already full. sure are experiencing some kind of an existential crisis. I'll give you an example. In Maharashtra's Meerut or in Varanasi or in Kolkata, there are certain communities that are into the manufacturing of string musical instruments, or what is called also as acoustic musical instruments, like let's say Tanpura or Dil Bahar and so on and so forth. Now all these instrument makers who are basically into handicrafts required to be supported, required to be given every kind of assistance. Otherwise, these people will stop working in this traditional art and switch over to certain new things which are perhaps more alluring, more assuring of income, and therefore we need to support them. Otherwise, these traditional instrument makers will switch over to certain other things, and we will not have the tradition of traditional music instrument manufacturing almost finished. And this we should not be allowing to happen, and therefore it is the responsibility not only of the government but the entire society to extend every possible help, as I said, technological help, financial help, and every other kind of help which they require, including some kind of mentoring and hand-holding. I am happy to share with you that the Indian Council for Cultural Relations has taken a conscious call that we would be supporting these manufacturers who have been exporting their instruments in a huge number in various other countries, basically Europe, and this requires to be supported. The third thing, financial support, we also require to provide good number of opportunities, or I would say adequate number of opportunities and respect to the folk artists, because folk artists consider kind of marginalized in today's world of blitzkrieg, where all kinds of showmanship is taking over all niceties of our folk traditions. Unfortunately, people are enamored by big shows, big events, and in this period of eventification, if I may use the term, of every other small thing, folk artists require to be provided opportunities and respect to present their art and make kind of deeper inroads into the modern society, which is required, because only with that they would be able to sustain their art, because art for them, of course, it is a creativity which is within them that is manifested through their art, but of course their lives are also important. They need to be given those kinds of exposures and opportunities and avenues to present their art in multiple ways,
And for that also, I believe all the members of the creative community, if I may put it that way, of which institutions like Sangeet Natak Academy are principal players, they also need to come forward and ensure. I'm not talking about any kind of a quota as such, but folk artists require to be given at least, let's say, 30% of the opportunities that the government might be providing to various art forms. If that happens, I'm sure our folk culture will be able to sustain. Number of issues are there, and I believe new ideas and new suggestions will definitely emerge out of this brainstorming. I wish every success to this conference, and once again thank the organizers for having me here. Thank you very much. Bharat Mata ki Jai. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी बिजी स्केड्यूल में हमें इतना समय दिया और उसमें भी खुद आकर बताया कि मेरा वीडियो आप चला लीजिए, मेरे पास समय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आपका 1 मिनट के लिए हमें दर्शन देना, हमें आशीर्वचन देना, ये जरूर हमारी कॉन्फ्रेंस सक्सेस है, हो गई है, इसका ये प्रतीक है। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही हमें अपना साथ देते रहे। आपका आशीर्वचन, आपका आशीर्वाद का जो हाथ है हमारे सर पर हमेशा रहे। सभी जो श्रोतागण हैं जो ये कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, उन्हें सबको मैं नम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया अपना ऑडियो वीडियो आप बंद रखें, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी जब सर की बात हो रही थी, लेकिन ठीक से उसकी वजह से बहुत सारे पॉइंट सुनने में नहीं आए। लेकिन वो वीडियो वो हमें जरूर शेयर करेंगे थोड़ी देर के बाद, तो हमें आराम से फिर से हम उसको लिंक में डाल के आप तक शेयर जरूर करेंगे, ताकि आप शांति से वो सुन सकेंगे। आगे मैं चाहती हूँ, मैं योगेश्वर लोरगे जी को अनुरोध करती हूँ कि हम लोग अभी एक किताब का विमोचन, एक ग्रंथ का विमोचन करने वाले हैं। वो विनय जी के हस्ते ही विमोचन हो रहा है। ऐसे प्रतीकात्मक रूप से हम एक वीडियो आपको यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। योगी जी। नमस्कार। हमारा भारत देश विविध संस्कृतियों से परिपूर्ण है। जितनी संस्कृति उतने उसके रंग बिरंगे पहलू हमें देखने मिलते हैं। संस्कृति का मुख्य प्रतीक कहो या आदान प्रदान का माध्यम होती है लोक कला और उसका साहित्य, जिसमें लोकगीतों ने अहम भूमिका निभाई है। कभी हंसी ठिठोली तो कभी किसी को चिढ़ाना, तो कभी अपने मन की गहराइयों को टटोलना, कभी मन के सुख दुखों को उजागर करना। इन सभी भावों को व्यक्त करते समय कला का माध्यम सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हुआ, जिसमें लोकगीत क्यों पीछे छूटे भला। अपने ससुराल से मायके की याद हृदय में संजोए कभी मायके और ससुराल की तुलना करते हुए गाए गए गीत अध्यात्म की दृष्टि से भी परिपूर्ण कब बन जाते हैं, यह समझना कठिन हो जाता है। किंतु जब आप उन गीतों को गाते हैं, अनुभव करते हैं, तब वही गीत आपको अपने अर्थ और उद्देश्य बताने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, जिसमें वाच्यार्थ और गर्भार्थ ऐसे दोनों अर्थ छिपे हैं। इसे समझना और समझाना ही अनुसंधान का विषय है। अध्यात्म का मूलाधार है भुलजा भुलाबाई के लोकगीत। महाराष्ट्र में स्थित विदर्भ के भुलजा भुलाबाई के त्योहार अश्विन पूर्णिमा से भादो पूर्णिमा तक का समय अत्यंत चैतन्यमय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण होता है। छोटी छोटी बालिकाएं इस त्योहार में ऐसे भाग लेती हैं मानो यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और है भी। सृजनशीलता है और सृजनशीलता जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भारत की अनेक ऐसी लोक कलाएं एवं लोकगीत हैं जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ नहीं आते। उसे समझने के लिए अध्यात्म का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। जब मैं छोटी थी तब भुलजा भुलाबाई के गीतों के लिए हमेशा ही उत्सुक होती थी। सारे के सारे गीत मुझे याद होने के कारण सभी घरों से बुलावा आया करता था, परंतु हर बार मन में प्रश्न आया करता कि इन गीतों का अर्थ क्या है और ये गीत क्यों गाए जाते हैं। इस जिज्ञासा को साथ लिए बड़ी हुई, किंतु जिज्ञासा का कोई अंत नहीं हुआ। अंततः यह और भी बढ़ती गई। बहुत खोज की, किंतु कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ग्रंथ पढ़े, किंतु समाधान का अनुभव किसी में नहीं आया। अंततः इन गीतों के भाषा अथवा बोली की ओर
ध्यान केंद्रित हुआ। यह मराठी भाषा ही थी, न कि कोई बोली। कुछ शब्द हैं जो बोली के हैं किंतु पूर्ण रूप से बोली नहीं। कितने ऐसे शब्द हैं जो आज मराठी में बोले ही नहीं जाते। तब कठिनाइयाँ बढ़ती गई। इन लोकगीतों का अनुसंधान करने हेतु मुझे लोकगीत का नहीं अपितु भाषा का संशोधन करना पड़ा, जो सच में अत्यंत उपयुक्त था। 1950 से पूर्व की मराठी भाषा और आज की मराठी भाषा में आया हुआ बदलाव और उसके कारण जानकर विषयांतर हुआ, किंतु स्पष्टता भी आई। इन बदलाव का कारण था बढ़ती जनसंख्या। इसका प्रमाण हम आज भी देख सकते हैं। आज का भागदौड़ का जीवन और अंग्रेजी भाषा का बढ़ता प्रभाव हमारी अपनी भाषा को शुष्क बना रहा है। इस ओर कदाचित ही किसी का ध्यान गया हो। भाषा का मुख्य कार्य है संप्रेषण करना, अपने विचारों का ही नहीं अपितु हमारे विचार भावनाओं के साथ प्रकट हो इसका भी, जिसका प्रभावी माध्यम भाषा को समझा जाता है। किंतु इतना समझने के लिए आज हमारे पास समय ही नहीं है। भाषा का स्वरूप विद्रूप हो रहा है। किसी ने कहा है कि अगर आप भाषा को सम्मान दोगे तो वह सारा सम्मान, सारी गरिमा आपको समर्पित कर देगी। अगर भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो वह आपका स्वरूप इस प्रकार से बिगाड़ेगी कि आप कहीं भी अपना अस्तित्व नहीं पाओगे। व्यक्ति वही होता है जो व्यक्त होता है, और व्यक्त होने के लिए हमें भाषा का सहारा लेना है। और जिसका सहारा लेना है उससे संबंध तो अच्छे बनाने होंगे ही। जैसे हमें गायन सीखना है तो सुर से मित्रता करनी होती है, और सुर कितनी सुंदरता से हमारे अंदर से निकले इसका हमें प्रयत्न करना होता है, तभी हम सुंदर गायक हो सकते हैं। उसी प्रकार भाषा का भी है। हम जैसा आदान प्रदान करेंगे वैसे ही हमारा व्यक्तिमत्व प्रस्तुत होगा। भाषा के इस बदलते स्वरूप ने ही तो लोकगीतों के अर्थ और उद्देश्य को खो दिया था। जो सरल सहज होते हैं उसे उलझा दिया था। इन्हीं उलझनों को सुलझाकर आप तक पहुंची हूँ भुलजा भुलाबाई के गीत लेकर। इस पुस्तक को समर्पक काव्य रूप प्रस्तावना मिली है। ऐसी प्रस्तावना कदाचित ही किसी ग्रंथ को मिली हो। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि प्रोफेसर रत्नाकर नारळे जैसे गुरुजी का आशीर्वचन इस प्रस्तावना के रूप में प्राप्त हुआ। डॉक्टर राकेश दुबे जी का उत्साह भरा पथदर्शन सदा से ही प्रसन्न और ऊर्जा देने वाला होता है। यहाँ विशेष ऋण व्यक्त करती हूँ श्री योगेश्वर नामदेव लोढ़े का, जो सदा से मेरे ग्रंथों की संरचना को लेकर बहुत ही गंभीरता से काम करते हैं। साथ ही ग्रंथों का मुखपृष्ठ इतना सटीक और प्रतीकात्मक होता है कि मानो मुखपृष्ठ देखते ही सारा ग्रंथ समझ आ जाए। आपका सहयोग और गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इस आशा के साथ मैं डॉक्टर मोनिका शांतिलाल ठक्कर। धन्यवाद योगी जी। तत्पश्चात हम आमंत्रित करते हैं श्री सुजय जी पत्कीन है, ऑनरेबल मेंबर मराठी ग्रंथ संग्रहालय थाने, मेंबर रामभाव मार्गी प्रबोधिनी। ये एक ऐसा व्यक्तिमत्व है हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, कि बस इन्हें एक कल्पवृक्ष जैसे कहते हैं, इनके नहीं आगे आकर खड़े रह जाइए और कहिए सुजय जी हमें ये चाहिए, और सुजय जी क्या, सुजय जी के साथ जो चाहिए वो भी सब हाजिर हो जाता है। ऐसे हमारे प्रिय सुजय जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप अपना आशीर्वचन हमें दें। सभी को नमस्कार। लोकायन आयोजित या आंतरराष्ट्रीय संमेलनात सहभागी असलेले माननीय बोरकर सर, माननीय कामत सर, मृणाल पेंडसेजी, मोनिका ठक्कर, योगेश्वर लोलगे आणि सगळ्या उपस्थित मान्यवरांना माझा प्रणाम। मला असं वाटतं की कोविडने आपल्याला बरंच काही शिकवलं, आणि त्यातली एक कला शिकवली ती म्हणजे या आभासी पद्धतीने एकत्र येणं। आणि या आभासी पद्धतीने एकत्र येताना अनेक आपल्याला असे ही लोककलाकार नावारूपाला आलेले दिसले याच्यामध्ये, आणि ज्यांनी ह्या टेक्नॉलॉजी बरोबर एक अडॅप्टेबिलिटी केली। तर मला असं वाटतं की फोक आर्टिस्ट आणि अशा क्षेत्रात काम करत असताना ह्याच्यामध्ये ही जे टेक्नॉलॉजी अडॅप्टेबिलिटी आहे ती येण्यासाठी सुद्धा आपण काही थोडा प्रयत्न केला तर कलाकार जगेल, आणि कलाकार जगला तरच कला वाचू शकेल। त्याच्यामध्ये मला वाटतं की लोककला हा लोकांच्या एक दैनंदिन जगण्याचा भाग आहे, आणि लोककला जीवनातली मग ती गाणी असू दे, ती नृत्य असू दे, नाट्य असू दे, तर आपण याच्याकडे जर एक आविष्कार म्हणून बघणार असू तर आपण बघतो की हा आविष्कार कुठल्या ना कुठल्या दैनंदिन कामामधूनच होत असतो।
जशी ह्या पारंपरिक याच्यामध्ये जात्यावरची गाणी, ओव्या, दळणकांडण, स्फुरलेल्या आणि अशा पुढे पिढ्यानपिढ्या विस्तारित होत गेलेल्या जी गाणी आहेत, मग ती विहिरीवरच्या मोठेवरची गाणी असू दे किंवा आत्ताच नुकताच आज पाऊस सुरू झालाय, तर पाऊस आल्यानंतर प्रांतागणित कृतज्ञता आणि आनंद म्हणून जे नृत्य केलं जातं, गाणी म्हटली जातात, तर मला वाटतं की हा एक आपला सगळा लोककलेचा एक मोठा ठेवा आहे. आणि हा आविष्कार जेव्हा स्फुरला असेल तेव्हा आणि पुढे त्याचा पिढ्यानपिढ्या विस्तार होत असताना सुद्धा, काळानुरूप बदल होत असताना, हे जे लोककलाकार आहेत, हा जो आविष्कार करता आहे, कदाचित त्यालाही याची कल्पना नसते की तो काहीतरी इतकं उच्च निर्माण करतोय, याचं भानही त्याला कधी नसतं. आणि मला असं वाटतं की म्हणूनच ते मौखिक असतं. पण यातला जो रसरशीतपणा आहे, जिवंतपणा आहे, तो टिकून राहावा असं जर वाटत असेल, तर या सगळ्याचं जे एक डॉक्युमेंटेशन आहे, दस्तऐवजीकरण आहे, ते होण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं की मोनिका ठक्कर मॅडम, त्यांचे सहकारी योगेश्वर आणि त्यांची सगळी टीम हे जे या दस्तऐवजीकरणासाठी जे काम करतायत, ते खरंच उल्लेखनीय आहे. माझ्या त्यांच्या टीमला सगळ्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि मला इथे या त्यारंगेत त्यांनी आमंत्रित केलं त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. खूप खूप आभार सुजय जी. लोकायन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अब ये एक पथ ही अपना बना लिया है कि वो लोक कला लोक साहित्य के क्षेत्र में ही काम करेगी और उस क्षेत्र में शालेय से लेकर उच्च शिक्षण तक और बाकी भी सामाजिक तौर पर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोकायन संस्था ने अपने हाथ में लिए हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, अनुसंधान भी होगा, बहुत सारे कार्य होंगे जिसमें आप हमेशा हमें मार्गदर्शक के तौर पर आवश्यक लगोगे ही। वहां आप हर जगह हमारे साथ होंगे, इसी आशा के साथ और इसी एक जो कहते हैं प्रॉमिस के साथ हम आपसे अभी इस समय विदा ले रहे हैं और आगे बढ़ते हैं मृणाल जी की तरफ। मृणाल पेंट से जो है वो प्रेसिडेंट है अरविंद पेंट से प्रतिष्ठान थाने की और फाउंडर मेंबर है ऊर्जा ग्रुप की। ये ऊर्जा ग्रुप और अरविंद पेंट से प्रतिष्ठान जो है वो महिलाओं के लिए बहुत विशेष कार्य करता है, महिलाओं को उद्योजक बनाने की हेतु ज्यादा काम करता है, अपने पैरों पर वो खड़ी हो, वो पढ़े लिखे, कुछ गृह उद्योग जैसा काम करे, लघु उद्योग जैसा काम करे, उसके लिए उन्हें वर्कशॉप भी लेती हैं और उसके साथ साथ उन्हें वो ऐसा प्लेटफॉर्म भी देती हैं जहां वो चीजें वो सीखती हैं या बनाती हैं वो बेच सके, उन्हें मार्केट भी देती हैं। और उनके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सुरक्षितता से संबंधित होते हैं और अन्य ऐसे महिलाओं के काफी ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक महिला ही बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है। हमारी मृणालताई वो चीजों को समझकर हर चीज के लिए रणरागिनी बनकर जो लड़ती हैं, उनके हमेशा हम वीडियो देखते हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और इसका हमें बहुत गर्व है कि ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं। सुजय जी हैं, मृणाल जी हैं, एक ताकत है हमारी, ये तलवार है हमारी। तो मैं मृणाल जी से नम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया आप आए और अपने आशीर्वचन दें। सुजय जी तुम काय म्हणताय? अनम्यूट करायचं मृणाल मॅडम. मृणाल मॅडमला अनम्यूट करायचं, काही प्रॉब्लेम तर नाही? ओके, मी बघते. मृणालजी अनम्यूट करा तुम्ही. हा मृणालजी, म्यूट आहे. तुम्ही ऑडिओ व्हिडिओ दोन्ही चालू करा. तुम्ही दिसत आता आवाज येतोय? येस, आवाज येतोय. आता व्हिडिओ कुठे आहे? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फोक आर्ट, इसमें उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। वी आर ब्लेस्ड विथ इंडियन कल्चर। हमारी जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति है उसका इंडियन फोक आर्ट लोक कला एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और अनेक बड़े कलाकारों ने इसमें अपना योगदान भी दिया है। 3 दिन चलने वाली ये कॉन्फ्रेंस में अनेक बड़े दिग्गज कलाकार इसमें शामिल होने वाले हैं और ये कॉन्फ्रेंस का जिन्होंने आयोजन किया है वो प्रोफेसर मोनिका ठक्कर मैडम। इनसे मेरा बहुत सालों से परिचय है, इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं। शी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन इंडियन फोक एंड शी इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। उन्होंने विदूषक यानी जोकर ये टॉपिक के ऊपर एक मराठी पुस्तक लिखा है जिसके प्रकाशन समारोह में मैं शामिल हुई थी और आज जो पुस्तक का प्रकाशन हुआ है वो महाराष्ट्र के विदर्भ की संस्कृति इसमें दिखाई गई है। विदर्भ का एक डांस फॉर्म है, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है और ये पुस्तक
के लिए मोनिका जी ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है, वहां पे जाके वो संस्कृति का अभ्यास किया है। और मेरा ये मानना है इंडियन फोक आर्ट, इंडियन लोक कला, लोक साहित्य, ये एक ऐसा आविष्कार है जिसमें लोगों का मनोरंजन तो करना ही है, लेकिन लोगों तक, लोगों के मन तक पहुंचाने का काम ये लोक कला करती है। और आप सब कलाकार यही काम कर रहे हो। और मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पे हमारे जैसे लोगों की सोच खत्म होती है, वहां पे आप जैसे कलाकारों की सोच शुरू होती है। और ऐसे ये लोक कला के आविष्कार का कॉन्फ्रेंस, उसका आयोजन करना, वो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी और हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसके लिए मैं मोनिका ठक्कर मैडम और उनके टीम को बहुत सारी बधाई देती हूँ। और मुझे ये विश्वास है कि ये जो लोक कला है आप देश विदेश तक लेके जाओगी। ये कल से शुरू होने वाले कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े दिग्गज कलाकार शामिल होने वाले हैं। यू ऑल आर ग्रेट आर्टिस्ट, वंडरफुल आर्टिस्ट। आप सबके लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट है। और मेरा ये मानना है कि आने वाली पीढ़ियों तक, ये जो नई जनरेशन है उन तक ये लोक कला आपके जरिए ही जाने वाली है। तो आई विशिंग यू ऑल द सक्सेस इन द ग्रेट जर्नी ऑफ इंडियन फोक आर्ट। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज जो मुझे आमंत्रित किया है, ये मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ, मेरा सम्मान समझती हूँ। और मैं तहे दिल से मोनिका ठक्कर मैडम, योगेश लोलगे जी और उनके टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सब बड़े कलाकारों को मैं आदर पूर्वक नमन करती हूँ और मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मृणाल जी। मृणाल जी केवल सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं है, अपितु वे एक कथक नृत्यांगना है, अभिनेत्री है। इस तौर पर भी उन्होंने काफी काम किया है। उनका रूप स्वरूप देखकर ही आप अभी समझ गए होंगे कि इतनी सुंदर है, तो ये कभी सिर्फ थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। स्क्रीन पर वेलकम, ये स्क्रीन पर चमकने वाली वो हस्ती है। इन्हें बहुत बार आपने देखा भी होगा, लेकिन उनका स्वभाव, उनका कार्य ऐसा है ना कि वो अपने आप में ऐसे पानी की तरह घुल जाती है। जो भी रंग मिले उस रंग में मिल जाती है। तो इन्हें ना वो एटीट्यूड नहीं होने के कारण हमारे ध्यान में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है ये तो अपनी ही है, कोई पराई नहीं है। इसकी वजह से शायद आपको ध्यान में ना आया हो। ऐसी पर्सनालिटी अपने साथ रहना, हमारी दोस्त बन के रहना, ये हमारे लिए सच में बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। यस, आप यहाँ आए और आप सभी के हस्ते मेरी पुस्तक का, मेरे ग्रंथ का विमोचन हुआ, जो कनाडा से ये छपी है किताब, वहां से प्रकाशित हुई है। वो हाजिर नहीं हो पाए, उनका समय मैच नहीं हुआ, इसीलिए पुस्तक भारती प्रकाशन की तरफ से ये हुई है। और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो पेपर आए हैं, रिसर्च जो स्टूडेंट हैं या बड़े प्रोफेसर लोग हैं, उन्होंने ये पेपर भेजे हैं। ये पेपर भी कनाडा से पब्लिश होने वाले हैं और उसका भी विमोचन हम बहुत अच्छे ढंग से फिर से मिलकर जरूर करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात हम बढ़ते हैं बीज भाषण की ओर। इंट्रोडक्टरी स्पीच देंगे डॉक्टर हरीश चंद्र बोरकर जी। डॉक्टर हरीश चंद्र बोरकर जी का बायोडाटा इतना बड़ा है कि अभी अगर यहाँ पर मैं बायोडाटा पढ़ूंगी तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि 1 घंटा तो लेक्चर के लिए ही लग जाएगा। तो ये जो बायोडाटा है मैं अपने ग्रुप पर शेयर करूंगी थोड़ी देर के बाद, ताकि आपको ये पूरा आराम से, वो कौन है हस्ती, इसके बारे में आपको जानने मिले, पढ़ने मिले। उन्होंने झाड़ी पट्टी जो एरिया होता है वहां पर, चंद्रपुर भंडारा इस तरफ यानी विदर्भ में, उस पर झाड़ी पट्टी में दंडार नाम का लोक कला प्रकार होता है, जो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है, वो नहीं हो पाता है। लेकिन उन्होंने उसमें से भी सबको खड़ा कर एक प्रोग्राम तैयार किया और आज उसे जीवित रखने का पूर्ण प्रयत्न वो कर रहे हैं। साथ ही में कुछ ऐसे छोटे छोटे वहां पर लोकगीत, लोक कला है जो उस पर भी वो काम कर रहे हैं। आज तक 170 किताबें, 170 इतनी किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। वो पितामह है लोक कला, लोक साहित्य के बारे में। और उन्होंने काफी उसमें नाटक भी लिखे हैं, अनुसंधानात्मक भी उसमें किताबें हैं। और झाड़ी, खास करके झाड़ी बोली जो होती है, वहाँ की जो बोली है वो बहुत अलग ढंग की बोली होती है। उस बोली पर भी वो काम करते हैं, उस
बोली की भी एक उन्होंने यूनियन एक परिषद बना रखी है, उसके भी वे अध्यक्ष हैं और उसके लिए भी वो बहुत काम करते हैं। और वो पूरा की पूरा बायोडाटा मैं आपको शेयर करूंगी और आप आराम से उसे पढ़ना, जरूर पढ़ना मैं कहूंगी, क्योंकि उनका बायोडाटा पढ़ना ही अपने आप में एक पढ़ाई है। तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए हम डॉक्टर हरीशचंद्र बोरकर जी को सुनेंगे। वो सुनना हमें बहुत जरूरी है। मैं आमंत्रित करती हूँ आज के बीज भाषण के लिए डॉक्टर हरीशचंद्र बोरकर जी को। कृपया आप अनम्यूट हो जाएं। हरीशचंद्र जी, हेलो, डॉक्टर हरीशचंद्र बोरकर. हा सर, आवाज येतो? हो आवाज येतोय. हा. आणि तुम्ही दिसत नाहीये, तुमचा कम्प्युटर आणि हे दिसतंय, कीबोर्ड हा, दिसतंय. दिसत नाही, हा, तुम्ही दिसत म्हणतात. नाहीये. हा, पहा. काहीतरी मला वाटतं तुम्ही सेल्फी मोडवर करा मोबाईल, किंवा दिसत ज्याने नाही. तुम्ही जॉईन झालात ते. तुमचं दिसणं जास्त महत्वाचं आहे. येस, हो, आता तुम्ही दिसताय बाबा, खूप छान. दिसता? हो, स्वागत आहे तुमचं. तो मैं दिख रहा हूँ? जी जी, आप दिख भी रहे हैं और आपकी आवाज भी बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है. आ रही है ना? जी जी, हाँ, कृपया हाँ. आप अपने बीज भाषण की शुरुआत करें. नहीं, वो क्या था, देखने लायक चेहरा नहीं है मेरा, इसलिए नहीं दिखता था शायद. तो सब भाषक मित्रों एवं श्रोताओं, आज बहुत अच्छा दिन है. हमारी डॉक्टर मोनिका ठक्कर, जो मुझे हमेशा बाबा बोलती है, उनके नेतृत्व में सब हो रहा है. उन्होंने मेरे जीवन पर विश्वकोश में भी कुछ लिखा है, इसलिए वे मुझ पर दिन भर बोल सकती है. तो धन्यवाद बेटा. लोक कला के संदर्भ में मैं आज कुछ बोलने जा रहा हूँ. हमारी मानव संस्कृति की आज की जो विरासत है वो हमारी लोक कला है. मुझे लगता है मानव के निर्मित के बहुत ही जल्द इस लोक कला लोक नृत्य का जन्म हुआ होगा. मैं समझता हूँ घर से पुरुष शिकार के लिए गया जंगल में, दिन भर उसको कुछ मिला नहीं, शाम को एक छोटा सा खरगोश मिला, लेकिन वो इतना हर्षित हुआ कि उसको बहुत ही हर्ष हुआ, आनंद हुआ, और उस खरगोश को पकड़कर वो नाचने लगा. ये नाच शायद हमारे संस्कृति का, हमारे इतिहास का पहला लोक कला प्रकार हो. बाद में उसके मित्र भी उससे मिले, वे भी पूछने लगे. उसने कुछ पूछा, उसने कुछ बताया नहीं, वे भी उसके साथ नाचने लगे. किसी ने वहां का नीचे गिरे हुए 2 पत्थर के लिए 2 हाथ से 2 पत्थर वो बजाने लगे, और इस ताल उसको मालूम हुआ. वैसा नाचना उसने तो पहले देखा था, क्योंकि नाच ये है बंदर की एक ये थी प्रवृत्ति, और बहुत से लोग बोलते भी है कि बंदर से मानव निर्माण हो गया क्या. तो मुझे लगता है मानव से ही हमने, आप बंदर से ही हमने ये नृत्य की शुरुआत की हो. हाथ के पत्थरों से ताल आया, आगे आगे उसके साथ अन्य जो मित्र थे वे भी नाचने लगे. जो पहले एकल नृत्य था वो ऐसा सामूहिक नृत्य बनने लगा. उसका साधन भी आने लगे, और शनै शनै लोक कला, लोक नृत्य के रूप में हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में पसर बगाने लगी.
लोक कला का और एक छोटा सा उगम के संदर्भ में मैं एक उदाहरण देता हूँ। माँ अपने बेटे को सुला रही थी, बेटा रो रहा था। क्या करे माँ? आखिर माँ गुनगुनाने लगी। ये गुनगुनाना ही हमारा पहला गीत था। गुनगुनाते गुनगुनाते मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे राजा, जो आए मन में वो कहने लगी। कहते कहते अपने गरीबी का, अपने जीवन का भी वहाँ कुछ विश्लेषण करने लगी। और इस तरह एक अच्छा अंगई गीत वहाँ शुरू हो गया, बाल गीत शुरू हो गया। इस तरह गीतों का भी आगे प्रसार होने लगा। गीत आए, गायन आया, नृत्य तो आया ही था। और जब 2-3 लोग मिले तो एक मेक से बोलते समय उन्होंने कुछ घटनाओं पर अपना प्रदर्शन शुरू किया जो 1 साल पहले की हुई थी। मैंने ऐसा किया, दूसरा बोलता है मैंने ये किया उस समय, मैंने ये किया, दूसरा बोलता है मैं इस समय ये किया। और इस तरह हमारे यहाँ नाट्य का भी जन्म हो गया था। मित्रों, लोक कला के इस सांस्कृतिक इतिहास में केवल नाच गाना, नृत्य या नाट्य नहीं था। एक महत्वपूर्ण भाग था जो हम लोक कला के अभ्यास तक बहुत बार भूल जाते हैं। उसको क्या नाम देना, उसको मैं देता हूँ मौन नाट्य। कुछ बोलना नहीं, कोई सुन लेगा करके। 2 लोग आए, एक ने कुछ चुरा के लाया, 2 मित्र बोले कहाँ से लाया? तो वो हाथ से बताने लगे वहां से लाया। अरे क्यों लाया? ला लिया, पहले मजा तो करेंगे, मार देंगे, खा ले पाम, मीठे है ना? वो सिर्फ हाथ से हाँ 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 बोलने लगा। ये जो हाथ हिलाने से अपना मन भाव का दर्शन करना, ये कालांतर में करपावली कहलाने लगी। करपावली यह शब्द हमारे यहाँ बहुत पुरातन था, जो मूलतः करपल्लवी शब्द का एक अपभ्रंश रूप था। पहले करपालवी का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि लोगों में हास्य, विनोद, सब रसों का दर्शन पे करपावली करते थे। आज हमारे महाराष्ट्र का यदि उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र में हमारे दंडी जो गाँव जाकर लोगों के 13वां 14वां में जाते हैं और वहाँ अपना गीत सादर करते हैं। या हमारे गोंधड़ी जो हमारा एक विधि नाट्य भी है, इनके कला प्रदर्शन में हमें इस करपालवी का दर्शन होता है। जब कोई दर्शक उस गोंधड़ के संदर्भ में आनंदित होकर कुछ बख्शिश देना इच्छा करता है, तब उस लोक मंच के 5-6 कलाकारों में से एक कलाकार उसके पास दौड़ कर आता है, उसे उनका नाम पूछता है, सदगुरुस्त का वे नाम बताते हैं। बाद में वहीं से वो कलाकार अपने नायक कलाकार को सिर्फ हाथों के द्वारा
क्या नाम है ये बताता है। और वहां से 200 मीटर दूर से वो नायक उसका नाम लेकर हम इसके बहुत आभारी है, शुक्रिया वगैरह वगैरह बोल देता है। उस पर एक 2-3 लाइनें भी गाना पंक्तियां बोल देता है। इस तरह एक करपावली आज भी है। करपावली पुरातन काल से बहुत हमारे इतिहास में, मराठों के इतिहास में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। जहाँ हम गनिमी कावा बोलते थे छत्रपति शिवाजी महाराज का, वहाँ छुप छुप कर एक में को जो बताना रहता था वो भी करपावली था। मित्रों, इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने प्रतापगढ़ पर जाकर एक विशालकाय अपने शत्रु का वध किया, अफजल खान का। तो वो प्रसंग देखने के बाद त्वरित प्रतापगढ़ में खड़ा जो एक खेर था, उसने अपने हाथों द्वारा पूरे प्रसंगों का वर्णन किया। जो नीचे जो लोग थे उनमें से एक अच्छा हमारा शहीर था, बहुत होशियार था, लेकिन उसका नाम था अज्ञान दास। इस अज्ञान दास ने बराबर वो प्रसंग समझ लिया। उस प्रसंग पर उसने एक उसी समय तात्काल पोवाड़ा रचा, शीघ्र काव्य। ये हमारे लोक कलाकारों का, लोक कवि का ये एक अभिन्न अंग है। हमारे तमाशा में, हमारे खड़ी गमत में जो प्रश्नोत्तर होते हैं, उसमें शीघ्र काव्य रहता है उत्तर देने के लिए। जब एक बाजू प्रश्न सवाल पूछती है तो उसका उत्तर दूसरी बाजू वाले तत्काल गाना बना कर देते हैं। तो मित्रों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज नीचे आए प्रतापगढ़ से, तो वे आते ही शाहीर अज्ञान दास ने उनके इस पराक्रम पर जो उनका रचा हुआ पोवाड़ा था वो उनको सुनाया। ये सिर्फ करपावली के कारण साध्य हुआ था। महाराज बहुत खुश हुए, बोलते हैं उन्होंने आपका हाथ का स्वर्ण कंकन उसने दिया था। इतिहास आज भी हमारे यहाँ करपावली करने वाले हमारे झाड़ीपट्टी में बहुत कुंदड़ी है, बहुत दंडी भी है। मैंने एक दंडी मित्र बोलो नहीं, मेरा ज्येष्ठ था। मैं तब 50 साल का था, वो सब 70 साल के थे। मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे, लोग पूछते थे कौन है मेरे श्रीमती को, तो वो पूछती है हेलो हेलो बाबा, हेलो। धीरे 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 सब कुछ बताया। तो मुझे मालूम हुआ कि जैसा क है, तो जो क है तो क की एक कोई वस्तु, ख है एक दूसरी कोई वस्तु या कोई है, ऐसी चीजें या अवयव। यानी ह है तो हाथ दिखाना, प है तो पाव दिखाना। इस तरह ग है तो गणपति की सोंड दिखाना, घ है तो घोड़ा दिखाना, ड है तो डमरू का दिखाना। इस तरह वो बराबर अपनी लिपि तैयार करता था और वो उनको बताता। ऐसी हमारी ये पुरातन लोक कला है। बहुत कम अभी हमारे यहाँ सिर्फ ये रहा है वो दंडी और गोंदड़ी है बहुत से, और महाराष्ट्र में भी है बहुत। अभी नागपुर में तो हमारी
बूढ़ी माए बोलते हैं हमारे शादी के पहले गोंधल होगा तो उसके बाद ही हम गोंधल शादी करेंगे। गोंधल और हमारे यहाँ ढाका ये हमारे शादी के पहले के विधि नाट्य है। तो ये इस तरह मुझे ये मुख्य नाट्य के बारे में आपको बताना था। हमारे लोक कलाकार शायद अशिक्षित हो, शायद अनपढ़ हो, लेकिन उनका अध्ययन बहुत ही बड़ा है। उनकी प्रतिभा इतनी विशाल है कि जिसके बारे में हम बीच बीच में रुक रहा है शायद इंटरनेट कनेक्शन। हाँ हाँ सॉरी। अच्छा, तो ये हमारे लोग कला यानी ऐसा बोलते हैं कि जो न देखे रवि, जो न देखे रवि वो देखे कवि। मैं तो उसके आगे कहता हूँ, जो न देखे हमारा कवि वो देखे हमारा लोक कवि। इसके मुझे मुझे एक दो उदाहरण देने यहाँ आवश्यक लगता है। मित्रों, रामायण और महाभारत हमारे दो महाकाव्य जो हमारे बहुत से लोक कलाकारों के बारे में एक उसका आधार है, मूलाधार है। तो रामायण में राम राम लक्ष्मण और सीता वनवास में जाते हैं। पांडव भी जाते हैं, 5 पांडव और द्रौपदी। लेकिन द्रौपदी को भगवान सूर्य की तरफ से एक अक्षय थाली प्राप्त थी। कुछ नहीं, सवेरे थाली निकाले, थाली से सब्जी भात निकाल खाए, हाथ धो के रख। शाम को कोई रामायण में ऐसी कुछ व्यवस्था ही नहीं है। राम जब वनवास में जाते हैं तो उनके सामने पहली समस्या रहती है आजीविका की। महाकवि वाल्मीकि ने अपने अति विशाल महाकाव्य में सब कुछ लिखा है, लेकिन 14 साल वनवास में रहे प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण एवं सीता जी के इस उदर निर्वाह के संबंध में वे कुछ नहीं बोलते। ये हमारे लोक कलाकारों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महाकवि की चूक गलती सुधारी। उनके द्वारा जो गीत लिखे हैं उस गीत में उन्होंने राम को खेती कराने के लिए बाधित कर दिया। हमारे गीतों में लक्ष्मण दिन भर अपनी गायें, भैंसे और बैल चरने जाते हैं। शाम को घर आते हैं तो फिर वो राम आते हैं, वो उनको अपने खूंट में बांध देते हैं। लक्ष्मण अपने गाय रहती है उनकी दूध निकालते हैं। सीता माई उस दूध को गर्म करती है और उसके बाद इतनी प्रक्रिया उस गीतों में है कि वो उसको घी बनाते तक सब वो ये तुम्हें वर्णन किया है। उसी तरह राम स्वयं खल चलाते थे। मैं आपको एक मराठी का एक ये बताता हूँ कुछ प्रश्न जिसको हमारे यहाँ उखाना कहते हैं। सागुनचा नांगर भेऱ्याची तुतारी,
सांगूनचा नांगर भिरेची तुतारी, राम जाते वावरी, सीता नेते सिदोरी, बिन पियाची तरकारी। क्या है उत्तर दो। लेकिन इसमें जो बस पता है कि नांगर है, उसको सागुन का है, ये है, और अपने कंधे पर लेके राम जा रहे हैं। एक हल्दर का चित्र हमारे इलेक्शन में भी ये था, वही वही राम यहाँ दिख रहा है। सवेरे गए ना हल चलाना है खेत में, सीता हमारे को दोपहर को याद आई, अभी मेरे पिता हमारे पति भूखे होंगे, वे थोड़ा सा भात लेकर भात दाल जो कुछ है वो लेकर खाने के लिए जाती है। वर्णन किसका है ये हमारे जीवन का है, वास्तव में कलाकार के जीवन के वास्तव में है। हम हमारे रोज आज भी यही चलता है। सवेरे हमारे भाई जाते हैं खेत में, को उनकी पत्नियां ये ले जाती है इसमें। तो ये पूरी व्यवस्था जो रामायण में नहीं है, वो हमने अपने गीतों में ढाली है। एक तो मुझे ऐसा गीत मिला कि जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उस पर मैंने एक स्वयं खड़ीगंबत का ये लेखन किया, उसको मराठी में किया, उसको हिंदी में किया, हिंदी में प्रयाग में और उदयपुर में प्रस्तुत किया, उसको मराठी में मुंबई में और नागपुर में हुआ। रावणा घरी रामाचा पाहुणचार, यानी रावण के घर राम के मेहमान। कभी सुना है आपने? हमारे को उत्तरांचल के हमारे लोग बोलते हैं, मित्र बोलते हैं कि दादा हम प्रयाग में जब देखे उसके बाद हम भी अपने रामलीला में दिखा रहे हैं। यानी कथानक ऐसा है उस पोवाड़े में कि मंदोदरी रावण को इच्छा व्यक्त करती है कि आप भगवान शिव के भक्त हो, शिव जी राम के भक्त है, इसलिए आपको राम को मेरे घर खाना खाने के लिए बुलाना है। उसका आह्वान देती है वो। रावण भी बोलता है, फिर पत्नी ने बोला तो सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं मैं बुलाता हूँ। रावण कुटिया में जाता है, राम से विनती करता है कि हम ऐसा ऐसा मेरे पत्नी का मंदिर का अट्टहास है, आप आइए मेरे यहाँ खाना खाने कृपया। वो जाते हैं तो उसके साथ लक्ष्मण भी जाते हैं, हनुमान भी जाते हैं। उस समय उनके पास सीता नहीं रही, ख्याल रखिए इस कथानक में। तीनों खाना खाने जाते हैं, रावण के यहाँ खाना खाते हैं, वहां 4 पात्र परोसे हैं। रावण पूछते हैं हम तो 3 ही हैं, 3 बैठ गए। तो रावण बोलता है, महोदय क्यों मुझे ले जाते हो? ये 4था पात्र तो मैंने माता सीता जी के लिए रखा है। हमारे लक्ष्मण हमेशा के हमेशा की तरह अपने क्रोधी स्वभाव में रावण को गालियां देते हुए कहते हैं, तुमने मेरे भाभी को चुरा के ले गए और तुम ही बोलते हो। राम उस अपने भैया बिठाते, शांत शांत। फिर राम मंदोदरी आगे खड़ी है, दोनों विनम्री कर रहे हैं बिल्कुल। तो रावण बोलता है, ऐसा कैसा हो सकता है भगवान, मैं कैसे सीता जी को चुरा सकता हूँ? मेरी क्या ताकत है, क्या शक्ति है चुराने की?
सत्य सीता, असली सीता तो आपके पास है, मुझे आपने आभासी सीता दी थी, आभासी सीता दी थी। आप कृपया अपने सीता जी को यहाँ बिठाइए, आपके हृदय में है वो। देखिए, रामायण के अंत में हनुमान जिस तरह अपने हृदय में राम और सीता जी को दिखाते हैं, उस तरह निकालना पड़ता है, और सीता जी वहां खाना खाने बैठती। कितना 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 अलग कथानक है। कभी किसी ने इसके बारे में सोचा होगा? हमारे कवियों ने? किसी ने नहीं। बहुत पढ़े लिखे हैं लोग, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। खुद को कालिदास समझते, टैगोर समझते, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। ये हमारे अशिक्षित, अल्पशिक्षित कलाकारों ने लिखा है। इस संदर्भ में आपको और एक अच्छा उदाहरण देता हूँ कल परसों का, इतिहास के संदर्भ में। झांसी की रानी, झांसी की रानी का जो पराक्रम है, उसके पराक्रम में संदर्भ में बहुत सात किताबें निकली है, अपने उपन्यास निकले हैं, सीरियल्स आई है, एक दो उसका चित्रपट भी निकले हैं। लेकिन पहले उनके बारे में किसने किसने उनके बारे में गाया, उनके बारे में प्रचार किया लोगों में? एक कविता है सुप्रसिद्ध कवयित्री सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान की, बंदे लो हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। मित्रों, यदि आज आप झांसी जाए तो झांसी के किले के बाहर, वहां झांसी जो नीचे कूदी थी, वहां उनका बहुत बड़ा एक यह है पुतला है, पीठ में बच्चा बांधा हुआ है, और वहां नीचे यही कविता लिखी है, बुंदेलो हर बोल से हमने सुनी कहानी थी। लेकिन हमारे कलाकारों का दुर्भाग्य क्या है? देखो, हमारे कलाकार का दुर्भाग्य ये है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता लिखी गई है, मैंने पूरा किला ढूंढा, सब ढूंढा, लेकिन कहीं हमारे बुंदेलो और ये जो दूसरे कलाकार थे, इनका नाम भी नहीं है। उन्होंने गाए वाले गीतों की 2 या 3 पंक्तियां भी नहीं। बुंदेलो जो और हरबोलो है, ये जो वहाँ के स्थानिक कलाकार थे, जिन्होंने अपनी झांसी की रानी के पराक्रम का पहले लेखन किया, बाद में लोगों में वो बात बताई, बाद में इतिहास बैठा बताने लगा। तो उनके कुछ 4-5 गाँव में लोग अभी बोलते होंगे शायद वो लोकगीत, जैसे हमारे यहाँ महात्मा अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वगैरह हम गाना गाते हैं, उस तरह झांसी की रानी के बारे में हमारे यहाँ भी है, उधर भी होंगे लोग कलाकार के। वहाँ जो बुंदोले गाना गाते हैं, वहाँ जो हर बोले गाना गाते हैं, वीर वीर वीरश्री पूर्ण हमारे ये जो गाना होगा लक्ष्मीबाई जी के संदर्भ में, उसके कोई पंक्तियां भी 2-4 नहीं।
कम से कम गए तो समझो ये हर बोलो वहां भी जिंदा होंगे, बुंदे लोग भी जिंदा होंगे। उनके गाने भी रिकॉर्ड नहीं, कोई नहीं सुनाते हमको। हमारे लोक कलाकारों का यही नसीब है। बहुत ही आज भी जब हम कभी सरकारी कार्यक्रम के लिए दिल्ली जाते हैं तो शास्त्रीय संगीत वाले को प्रवास करने के लिए विमान की टिकट मिलती है और एयर की टिकट मिलती है, और लोग कलाकारों को बेचारे को सेकंड क्लास रेलवे से आना पड़ता है। रहने के लिए उनको 5 स्टार होटल मिलता है, और कलाकारों को कुछ नहीं, एक खास स्कूल मिलती है, वहाँ एक सुविधा रहती है, और एक कलाकार की उपेक्षा जो हो रही है वो बहुत ही दर्दनाक चित्र है, वो बदलनी चाहिए। आज भी बहुत से कलाकार आज कोरोना के इस संकट में कितने बेहाल रह रहे हैं। 2 साल हुए कोई काम नहीं, कोई काम देता नहीं। देहात में कलाकारों के संदर्भ में इतने बुरे विचार है, कोई उनको अच्छा नहीं बोलता। कोई पटेल, कोई जागीरदार अपने गांव अपने इसमें आगे रखने को तैयार नहीं घर में काम करने के लिए, क्योंकि विश्वास नहीं उन पर। चोर है, बच्चे है, और बाकी और कुछ उनके बारे में। हमारी सरकारें बोलती है दे, ये दे रहे, वो दे रहे, कुछ नहीं मिला है। 1 साल हो गया, पैसे भी अलॉट हो गए। मैंने 5 बार मैंने उनके लिए सूची भेजी है, मेरे को पूछे है। आखिरी 2-3 बार तो मैं चिढ़ गया उन पर। लोक कला अकादमी ने भेजे, तहसीलदार ने भेजे, और कुछ लोगों ने, बहुत सबने भेजे, कोई लिस्ट कुछ नहीं मिला है। पैसा भी है बोलते हैं गवर्नमेंट शासन के पास, नहीं मिल रहा है। कितने बूढ़े कलाकार अंतिम सांसें ले रहे हैं। नियम है हमारा, 50 साल के बाद उसको पेंशन देगी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट या हमारे केंद्र गवर्नमेंट भी है 60 साल। कोई मैंने एक उनको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं रहता। इंटरनेट के ये जो आजकल पर ये साधन, वो भी उसकी ये नहीं मालूम रहता, संगणक नहीं मालूम रहता। संगणक पर जब बोलते हैं वहाँ अपना ये पे बैठ ये करो आपको मिलेगा फॉर्म, वो भी नहीं होता बेचारा। तो ये होने के कारण एक कलाकारों की बहुत अवहेला हो रही है। अपने वृद्धापकाल में जो कलाकार ये होते हैं, अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनकी उनके मृत्यु के बाद उनको पेंशन, उनकी यदि किसी को पेंशन शुरू थी, वो उनके सौभाग्यवती के उनके मिसेस के नाम पर नहीं आती। लाल फिश शेख के अपने ऑफिस के सब धीरे नहीं रहती, उसके लिए हमको काम करना पड़ता है। वही कर रहे हैं जिंदगी में। हमारा उसमें महाराष्ट्र स्तर पर एक अलग संघ है, भारत स्तर पर है अखिल भारतीय लोक कला महासंघ, जिसका प्रयाग में मुख्यालय है। हमारे अतुल यदुवंशी जी उसके अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन अकेले यदुवंशी जी या हरिश्चंद्र बोरकर ऐसे कितने आदमी हैं जो करते हैं। आज मुझे यहाँ जो अवसर मिला तो आप सबको मैं विनती करता हूँ, कृपया ये भाषणबाजी छोड़िए, कृपया एयर कंडीशन रूम में रहना छोड़िए, इन लोगों के पास जाइए, उनका दुखड़ा क्या है सुनिए, उनकी समस्या क्या है। शासन देने को तैयार है, मुझे मालूम है शासन इतना गरीब नहीं है। मैं भी शासन के एक इसमें रह गया हूँ,
समिति में, आज भी हूँ केंद्र में, यहाँ भी हूँ, महाराष्ट्र में भी भाषा सलाहकार समिति में। तो ये काम पहले प्राथमिकता से हमें करना होगा। इसका आगे दूसरी बात, लोक कला, आज की लोक कला का क्या भविष्य क्या है? लोक कला का अंत होने जा रहा है। हमारे यहाँ कुछ लोग सिर्फ रोने वाले हैं। ऐसे बोलते हैं गुजरात में कोई मर गया तो रोने के लिए औरतें मिलती है भाड़े से, उस पर एक पिक्चर भी निकला था। वैसे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, भाषा मर रही है, 30-40 साल बोले भाषा मर रही है, दुनिया की 2 भाषा, 40 भाषा मरने वाले, उसकी 2 भाषा 20 साल में मरने वाले, भारत की मराठी और एक भाषा मरने वाली। हरिश्चंद्र बर्गर पहला आदमी था 1990-92 में कि मेरी मराठी नहीं मरेगी, मेरी ज्ञानेश्वर की मराठी, मेरी तुकाराम की मराठी, मेरी तुकडोजी की मराठी, मेरी खड़गे बाबा की मराठी नहीं मर सकती। मैंने झाड़ी बोली चढ़कर शुरू किया, वहाँ का लोक कला का भी काम होता रहा और बोली का भी। आज हमारी बोली पूरी जीवित है और ये बोली का सम्मेलन हमारे 28-29 हो गए, 30 होने वाला है। मुझे आपको बताना चाहिए, यही हमारे लोक कलाओं के बारे में मर रही है। सिर्फ रोना, मेरी माँ मर रही है तो रो रहा हूँ। अरे बाबा, लेकिन उसकी दवाई क्या लगती है, डॉक्टर को बुलाओ, उसकी क्या हुआ ये देखो, उसके क्या उपाय करना है वो सोचो। कितने लोग सोचते हैं? बहुत से लोग कला, भारत के बहुत से लोग कला निश्चित ही मर रहे हैं। उनको जिंदा करना, जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। कोई बोलते जिंदा रख ही नहीं सकते। कभी आपने प्रयास किया है? कभी ये बूढ़े कलाकारों में बैठे थे आप? वो रोते हैं बेचारे, एक तो पेट के लिए रोते हैं और एक के लिए जिनने मेरे बचपन से मेरे वयोवृद्ध पेशी या मेरा पूरा थोड़ा तो मैंने निकाला, वो लोग कला मर रही है। आपको कोई दर्द नहीं, रुपया उनके पास जाइए, उनसे वो लोक कला के बारे में सोचिए, बताइए और लीजिए। मैंने किया हूँ ये, इसलिए बोल रहा हूँ। 90 के दशक में हमारे, उस जमाने में हमारे गांव, हमारे झाड़ी पट्टी बोले, विदर्भ भी बोलो, पूर्व विदर्भ, इसमें दिवाली के बाद मंडई होती है, भैया दूज से कार्तिक तक। ये मंडई यानी हर एक गांव में 5-5, 10-10 दंडारियों का मेला रहता है, इर्द गिर्द के गांव का, हर गांव में। आज दिवाली पहले दिन वहां तो दूसरे दिन यहाँ, हर एक के दिन निश्चित रहते हैं। हमारे गांव में भी रहता है हमेशा दूसरे दिन भैया दूज के बाद। मैं एजुकेशन ऑफिसर था, सावंतवाड़ी से आया, रिटायर होने के बाद देखा तो अरे 1 घंटा बैठता हूँ, कुछ एक भी दंडर नहीं आ रही है। सिर्फ बाजार था, कोई मच्छियाँ लेते थे, कोई अपने बटों के लिए ये लिए थे, खिलौने लेते थे, कोई सब्जी ले रहे थे और कुछ ले रहे थे। बोला दंडर कहाँ है? यहाँ के मंडप भी तैयार है, अभी तक 4 बज गए। मेरे मित्र हंसने लगे, क्या साहब बोले आप कहाँ के दंडार कर रहे हैं? ये 8-10 साल में वो ये हमारे इसमें कोई गांव में दंडार नहीं, सब दंडार मर गए। मैंने रात को हमारे दंडा होती थी, तो रात को मैंने देवल में मंदिर में
हमारे मित्रों को तो कुछ उर्दू लोगों कलाकारों को बुलाया चाय पीने के लिए, आकर स्नेह मेला वहाँ आगे और उनके आगे ये विषय रखा मैंने। 90-91 की बात है, कैसा करेंगे। मेरे चाचा बोल रहे थे बाबू ये भी कुछ नहीं पता क्या करते हो उसके बारे में, मारे तो मर गए बोले। नहीं ऐसा नहीं बोला, इसको जिंदा करना है अपने। मेरे एक बड़े चाचा थे, वो दंडात के प्रमुख थे, वो बहुत रोते थे इस बारे में। सर आवाज नहीं आ रही है, वीडियो रुक गया है। आवाज हाँ हो गया सर, थैंक यू। तो वो उन्होंने ये सब जो वृद्ध कलाकार थे 50 साल के आगे के, जो को नाचने वाले लड़के थे उस समय के, वे या कोई गाने वाले क्या नकला वाले हम गमतिया थे, उनको सबको इकट्ठा किया मेरे दादाजी ने। और हम देव में बैठे और दूसरे दिन से 8 दिन हमने यही किया। वहाँ का एक ढोलकिया, वहाँ के ये लिए हमने तबलजी वगैरह, और 10-12 साल के बच्चों को चुना, 20 बच्चे। इन बच्चों को हमने नाच सिखाया दंडार का। गांव में हमारे विरोध बहुत विरोध हो रहा था हमारे संदर्भ में। इतना बड़ा साहब है, खुद पीएचडी है, ये रहता ये था क्या धिंगाना लगा दिया। और वो दंडार हमने इर्द गिर्द के कुछ गाँव में मंडई में दिखाई 15 दिन, इधर उधर फैल गई वार्ता। उस समय टीवी भी शायद आने को था, उन्होंने आया होगा शायद, लेकिन मोबाइल वगैरह तो नहीं था। और सब लोग कहेंगे पर आए, हमको भी पढ़ाओ, हमको भी दिखाओ। तो हमने एक उस समय वीडियो था, उससे भी अलग नाम था, तो उसमें उसको हमने ढाल दिया। और हमने साकोली में ये जो दंडार गाँव के दंडार के प्रमुख थे उनको बुलाया, 5-6 लोग मिलकर, 100 लोग आए हुए, उनको दिखाए हुए। दूसरे दिन उन्होंने अपनी पार्टी लाई, उनको दिखाया। और धीरे धीरे 8-10 दिन में हमारे यहाँ 8-10 दंडार मंडलियां तैयार हुई। और वहाँ आवाज, हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर आ रही है। हाँ हाँ, तो वहाँ हमारे साकोली के स्थानीय कामगार कल्याण केंद्र की मैंने सहायता ली। उनके सहयोग से हमने 7 दिन का सप्ताह लिया दंडार महोत्सव। बहुत उनका आभारी उस समय। वो लिया, बाद में 6-7 साल ये महोत्सव चला। 6-7 साल में हमारे झाड़ी पट्टी में 100-150 दंडार मंडलियां तैयार हुई। और उसके पश्चात 97-98 में गत 20 साल जो मंडई की जगह पर सिर्फ मच्छी का और खिलौनों का बाजार था, वहाँ
4-4, 5-5 गांव की दंडार मंडलियां आने लगी और फिर से दंडार शुरू हुई। इस तरह मित्रों दंडार पुनर्जीवित हो गई। दंडार बाबा ने लेख भी लिखे, उस पर किताब भी लिखी, उसको महाराष्ट्र शासन का पुरस्कार है हिंदी अकादमी का। पश्चिम में सांस्कृतिक केंद्र ने उसको ये भी किया, हिंदी का भाषांतर, उसका अनुवाद प्रसारित किया। दक्षिण संस्कृत केंद्र ने मुझे नगर का गुरु की मान्यता दी। तो ये लोक कलाओं के बारे में यदि आप ऐसा करें तो वो जिंदा हो सकती है। मित्रों, ये इसका परिणाम क्या होता है समाज में? प्रसंग मैंने बताया आपको 92-94 का। 15 दिन पहले मेरे पोते के वर्षगांठ पर हम एक देवस्थान में गए ऊपर शिवनी बांध। वहां उसका बर्थडे किए, एक साधु बैठा था, उसको भी कुछ दक्षिणा वगैरह दी इन्होंने। जाते समय वो पूछ रहा था कहाँ से आए बेटा? मेरा बेटा सुधीर बोले रेंगे पार कोहड़ी से। रेंगे पार कोहड़ी यानी बोरकर साहब का क्या? तो मेरा बेटा बोला यही बोरकर साहब है वो। मेरे पाँव पकड़ने लगा। नहीं बोला आप पाँव मत पकड़िए, आपका बहुत बड़ा काम है, आपको कौन नहीं जानता। बोले आपके कारण तो हम दंड अभी देख पा रहे हैं। बोले आज रेंगे पार कोहड़ी ये गांव हमारे मोनिका ठक्कर ने तो अपने विश्व कोश पे डाल दिया। विश्व कोश विश्व में गया, 6-7 जू में गया है। लेकिन हमारे जो लोक कला के अभ्यासक है उनको भी पूरा कंठस्थ है। 4 महीने की एक बात बताता हूँ। मुझे परतवाड़ा जाना था, अमरावती परतवाड़ा। लोक साहित्य अकादमी का एक परिसंवाद था, उसके लिए वहां गया। वहां हमारे गेस्ट ये लोक कला के अभ्यासक थे, डॉक्टर मधुकर वाकोड़े। तो नमस्ते सर वगैरह हो गया। और ये बाजू में मेरे मित्र थे दूसरे, जिसने मेरे नाटक पर पीजी की है, डॉक्टर संजय कुमार निम्बेकर। उनसे पूछने लगे आप कहाँ? वो बोलने लगा लाखनी का। क्या है बोले लाखनी में? बेकार का बोले कि वो झाड़ी पट्टी का पुण्य है वगैरह वगैरह, जो कुछ है वो रेंगे पार कोहड़ी में बोले। मैंने कब सुना होगा, उन्होंने कहाँ किताब में पढ़ा होगा, इसको मालूम। मुझे ख्याल में रेंगे पार कोहड़ी मालूम है। दादा बोला क्या कह रहे? बोला मेरे गांव में ग्राम पंचायत नहीं है। बोला 3 गांव की ग्राम पंचायत है। बोला पोस्ट नहीं है। बोला नहीं होगी। बोले वास्तव में अपना आपका रेंगे पार बोले तहसील प्लेस होनी चाहिए। बोले और इतना छोटा गाँव कैसा होगा? बोला क्यों नहीं? बोले आसपास के 5 गाँव एक गाँव ली कि हमारी ये बन रही है, नगर परिषद बोल रही है, वैसा होगा। बोला तो लोक कला के कारण हरिश्चंद्र बोरकर आज इन लोगों के मुंह में है, मेरा गांव मुंह में। ये मैं हमारे तरुण लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मित्रों, बेटो, कन्याओं, सिर्फ लेखन से या सिर्फ अपने मुंबई नागपुर से भाषण देने में कुछ नहीं होगा। अब लोगों में जाइए। खड़ी गम्मत क्या हालत थी? तमाशा था पश्चिम महाराष्ट्र का, तो इन्हें नाम खड़ा तमाशा रख दिया। शासन के जो पुरस्कार थे, शासन की योजनाएं थी, उस सब में तमाशा करके उनकी भी लिस्ट थी, उनकी भी सूची थी। उसको वो अंत में
सब पारितोषिक वगैरह सब योजनाएं तमाशा हो जाती थी हर वर्ष। मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, पाप किया बोलो, मैंने उसका नाम खड़ी किम्मत लिखी और मुझे गर्व है, मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये नाम मुझे मुंबई के अपने लोकल अकादमी से ही मिला। उन्होंने बताया कि आप विदर्भ से हमें ये लोग कला चाहिए अभ्यासक्रम के लिए, पाठ्यक्रम के लिए। तो आज खड़ी गम्मत ने जो 2-4 हजार में काम करते थे उनको अभी 20,000 से कम मुआयना नहीं मिलता। शासन की जो विशेष अनुदान समिति है उसमें जो 4 लोक कला है उसमें दशावतारी है और कोई है और ये खड़ी गम्मत, उनके साथ इनको भी अनुदान मिलता है कुछ तो भी 1,90,000 का। तो मुझे गर्व है कि इन 4 लोक कलाओं में कलाओं में सबसे ज्यादा 240 मंडलियों ने आज तक वो अनुदान लिया है। इतनी हमारी संख्या है। कभी कभी हमारे पर अविश्वास भी करते हैं मुंबई वाले, इतने है बोले। चलो मैं दिखाता हूँ। पहले 4-5 हजार बार तो नागपुर में उनकी परीक्षा ली गई थी, खुद डायरेक्टर आते थे, सचमुच है कि नहीं, 20 के लोगों को चुनने के लिए। आज लोक कला खड़ी गम्मत इतनी लोकप्रिय हो गई है। जब हमको लोग बोलते हैं मुंबई लाओ, पुणे लाओ, तो बोला कम से कम 2 महीने तो पहले बताओ, समय ही नहीं है उनको। कुछ प्रोग्राम ऐसा है कि तो 24 घंटे चलती है, क्या करेंगे वे? सवेरे से निकल दूसरे दिन सवेरे चलता है। कुछ है दोपहर को मंडई में और कुछ है रात को होते हैं, समय नहीं था। अभी कल परसों मेरे को फोन आया मुंबई का, 30 तारीख को उसे चाहिए आपके पास से खड़ी गम्मत। तो 5-6 लोगों को पूछ के मुझे ये, क्योंकि अच्छा भी प्रोग्राम था चाहिए ना मुंबई के लिए, फिर एक मेरे को अच्छा वाला जो मैंने देखा था वो मैंने ढाका भी यही, ढाका पूरा हमारे यहाँ से गया था। कहाँ? मराठवाड़ा में गए ही है। ढाका का संशोधन किया तो मुझे ऐसा लिखा गया है मांडेसर वगैरह जी ने, डॉक्टर मांडे ने वगैरह हमारे गुरु ने, कि वो वहाँ के कुम्हार वहाँ के कुम्हार ये करते थे, कहते थे। मैं जाके आया वहाँ देवल में, उनको ढाका नाम ही नहीं मालूम। वो देवल है लेकिन उनको ढाका नहीं मालूम। वो ढाका यानी क्या, ढोल होता है क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ ढाका है, लेकिन हमारे यहाँ ढाका हमारे बहुत से ढीमर कोली जो थे मच्छीमार वो बचा देते। मैंने उसको जीवित किया। नागपुर में, भांडा चंद्रपुर में ढाका यह शादी के पहले का विधि नाट्य है, विधि गायन है। हमारे दुर्भाग्य से गए 100-150 साल में उनकी जगह सत्यनारायण कथन ले ली है। लेकिन अभी भी हमारे उद्यम आता है, हाट खरीदते है कि हमको ढाका चाहिए। आज ढाका हमारे यहाँ के सब भावी केश कर्तन करने वाले बजाते हैं नागपुर में। और जब विवाह का मौसम रहता है उस समय उनको समय ही नहीं मिलता। एक ढाका बजाने के लिए उनको जो 50 रुपये मिलते थे, 100 रुपये मिलते थे और रात भर करते थे। आज सिर्फ विवाह के मंगल कार्यालय में समय कम है, 15 मिनट या 20 मिनट करने के लिए उनको 2,000 मिल जाते हैं। लोक कलाओं का योग्य संकलन, योग्य परिवर्तन किए, उनको नाट्य रूप दिए, उनको प्रायोगिक रूप दिए, तो उनको कितना फायदा हो सकता है कलाकार को भी। इसके 2 उदाहरण है ये। सिर्फ किताबें लिखने से या उसका प्रकाशन करने से कुछ नहीं होगा। वो तो आप ही आप मिल जाती है। मेरे हर किताब को ये पुरस्कार है। शासन के तो 5 पुरस्कार लेने वाला मैं अकेला आदमी हूँ महाराष्ट्र में। 50-55 पुरस्कार की ये क्या सूची है, वो छोड़ो। लेकिन आपको लोक कलाकारों के बारे में सब करना ही, यदि नहीं किए तो कला मर जाएंगी, किताबों में रहेंगी सिर्फ।
हमारी सब ज़्यादा ज़रा समय कम है तो आगे निकलता हूँ। हमारी लोक कलाओं में कुछ लोक कला एक आदमी द्वारा होती है, कुछ की 4 आदमी द्वारा होती है, कुछ ज्यादा लोग रहते हैं। सबको काम नहीं मिलता, तो एक को तो है उनको काम ही नहीं मिलता, 5-10 रुपए दे देते थे तो निकल जाते। हमारे यहाँ वैसे ही है भिंगी, जिसको बोलते हैं 2 रुपया। मैं अमरावती कल अकोला गया था, एक कार्यक्रम का अध्यक्ष था, उन्होंने एक लोक कला महोत्सव दिए थे, उसमें जाते समय हमारे लोक कला अकादमी से संबंधित है हमारे उज्जैनकर, डॉक्टर उज्जैनकर, वो बोले आप थोड़ा 1-2 घंटा अमरावती ठहरे, आपको रात को मुक्काम के लिए जाना ही है अमरावती अकोला। और बिजी शेड्यूल था उस दिन, दूसरे दिन आपको ये था, वहाँ प्रोग्राम था, शाम को मेरा अटल पुरस्कार मेरे को नागपुर लेना था दूसरे दिन, तो भी मैं गया। तो उज्जैन करने क्या किए थे, वहां 50 बहु रुपया जमाए थे, और हरिश्चंद्र बोरकर नाम का एक दंडार कलाकार आता है, इसलिए उन्होंने खुद अपने जो पहरावा है वो पहने थे। कोई हनुमान बना था, कोई रावण बना था, और कोई कोई अलग अलग बने थे, कोई राम लक्ष्मण बने थे। हमारा सकाल साप्ताहिक कहाँ कार्यालय, वहां उन्होंने फिर बैठक रखी थी। सबकी व्यथाएं सुन लिया मैंने, क्या है। नहीं दादा, वहां जाते हैं तो कुछ नहीं, पहले तो 5-10 रुपए तो मिलता, आज तो हमको देख के दरवाजा बंद कर देते हैं। कहीं जाते हैं तो कोई 5-10 रुपए दे भी देते हैं, लेकिन पेट तो भरता ही नहीं, इसलिए हमारे सब बच्चे, कोई चपरास है, कोई कहाँ है, कोई गए हैं। ये हमारी तो आखिरी पीढ़ी है, उसके बाद खत्म होने वाले हैं हम सब। अरे यार कुछ तो कोई पता, मैंने सुनने वाले को भी बहुत ही यार दर्द हो, 3-4 लोग थे। अंत में मैंने उनको पूछा, 1 से 2 भले, 2 से 4 भले, आप अकेले हो इसका ऐसा हो रहा है, इसका हो रहा है। अकेले अकेले जाते हो, क्या करेंगे आप। कोई पुलिस होता है, नमस्कार करता है, ये करता है पहले, और बाद में ये हो गया। कोई राम होता है, कौन होता है, कोई हनुमान होता है। अरे हनुमान ने और राम ने कभी भीख मांगी थी, क्या करे सर बोले। मैंने बताया उनको, एक सुझाव है मेरे पास, यहाँ राम खड़ा है, लक्ष्मण खड़ा है, हनुमान खड़ा है, रावण खड़े हैं, ऐसा क्यों नहीं करते। आप एक साथ इतने लोग जाइए घर में भी काय के लिए जाएंगे। एक गांव में रात को एक लोक मंच तैयार करके वहां एक अपना लोकनाट्य खड़ा कीजिए। उसको बोले लोग ये करेंगे, तो रिस्पॉन्स देंगे, तो कुछ मिलेगा। हाँ बोला, मैं तो ऐसा एक बोला, ऐसा कहाँ मिलता है, 1-2 बोले, जो वो क्या ऐसा क्या बोला भाई, कुछ नहीं तो मिलता, बोले ये क्या बताते हैं, बोले उसके बाद मैंने उनको दिया, आश्वासन दिया, कोई नहीं देगा तो मैं दूंगा। 1-2 वो भी बोले कि ऐसा कौन देने वाला है, मैं दूंगा बोला। विगत 5-6 साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कलांगन की स्कीम निकाली थी, उसमें हर एक जिले में अपन 8-8 कलाकार मंडली को पैसे दे देते, 8,000, 10,000। उनको मैंने पैसे दे दिया, बहुत खुश हो गए वे। उपाय है,
इन लोक कलाकारों के बारे में आपको एक उपाय ढूंढने होंगे। हमारे कोरोना के काल में भी हमने अनेक लोक कलाकारों को बाहर से कहीं भी पैसे जो भी कोई ये थी, बिल्कुल मुंबई के एक ग्रुप से कोई किसने बोला हम कलाकार को 2 महीने का राशन दे रहे, ये दे रहे, वो हमको दिला, हमने दिला। गवर्नमेंट के पास तो पैसा पड़ा है 5 मई से गत वर्ष के, बाहर नहीं निकला है। मैंने बताया आपको, ये कुछ करना पड़ेगा अपने को। मैं भी 78 साल का हूँ, तो भी मेरे काम शुरू है। आज भी कोरोना के काल में मैंने मेरे गांव में एक 20 लड़कों की दंडार खड़ी की है, जो 10वीं 12वीं 10 साल के हैं, 10-20 साल के, 10-15 साल के। यानी वो 20 में से हम 5 भी बाहर गए, तो भी अगले 10 वर्ष मेरे गांव में दंडार निश्चित ही जिंदा रहेगी, 10 लड़कों के कारण। वो व्हाट्सएप पर आई थी, आपकी इस पे भी आई थी, फेसबुक पर। बहुत लोगों ने उसको, ये बोरकर साहब आप ही कर रहे, हमारे अतुल वंशी जी बोलते अध्यक्ष, बोरकर साहब बोले सिर्फ आप ही कर रहे हैं, बोले हमसे नहीं हो सकता। कोरोना काल में दक्षिण मध्य ने मुझे दंडार और खड़ी मत मांगी, वो दिया मैंने। कुछ नहीं किया मैंने, कहीं गया नहीं। हमारे संजय निम्बेकर जी थे शिष्य, जिसे नाटक पर किया था, वो जाते थे अपनी गाड़ी से और पूरा ऑडियो कंट्रोलिंग करके, वीडियो कंट्रोलिंग करके मैंने उनको बताया, यहाँ खड़ा रहना, वहाँ खड़ा रहना, 3 फीट का अंतर लेना, वहाँ कोई देवल में न जाएगा, सब नदी है, नदी के पास खड़े रहेंगे। तो ये करके हमने वो 3 कार्यक्रम किए थे। कर सकते हैं, मैं तो घर में ही था। मित्रों, मुझे लगता है मैं बहुत बोल चुका हूँ, शायद मेरा समय भी समाप्त हो चुका होगा। उधर से हमारी मोनिका दीदी क्या कहे थे किसको मालूम। अंत में एक भिन्न बात आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका आप स्वीकार करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। लोक कला, लोक साहित्य, लोकगीत, लोक गायन, लोक नृत्य के नोट कहाँ से लोक शब्द आया, कब लाया? राजा बंगाल से आया होगा। हुक्का था, ये हुक्का भाषांतर है, अनुवाद है। हम हमेशा अंग्रेजी का अनुवाद ही करते आए हैं। किसी ने इस शब्द के अर्थ के शब्द को ख्याल ही नहीं दिया आज तक। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। हमारे संविधान में हम जिस विधा में काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का यदि आप अपने भाषा में आप लोकतंत्र कहते अनुवाद कर रहे हैं, लोक राज्य अनुवाद कर रहे हैं, तो लोक शब्द का अर्थ है हमारे देश के पूरे लोग, काय 125 कोटी अरब काय 1 करोड़ वगैरह, वही आएंगे ना। हमारे लोक में हमारी इतनी संख्या है क्या? मुझे लगता है उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा 10 गुना होंगे। यानी संविधान के शब्द के विरोध में हमारा शब्द है। देखो मेरा कहना आपको कैसा लगता है। तो मैं इसके लिए आपको उपाय बता रहा हूँ, बहुत यानी कम शब्दों में ये समाप्त कर रहा हूँ। इसके बारे में तो बहुत बोलना था, अनुवाद करने के सिस्टम कौन सी पर्याय वगैरह वगैरह, वो नहीं बोल रहा हूँ। ये क्लियर है, ये हमारी आदिम कला है। हम क्यों नहीं लोक कला, लोकगीत की जगह आदिम कला, आदिम गीत, आदिम नाट्य,
आदि नृत्य, इन शब्दों का प्रयोग करें। मुझे लगता है मेरा ये सुझाव हमारे भारत के सब विद्वानों को मान्य होगा। चलो आज से हम पूरा भूल जाएंगे और हमारी इस विधाओं को बड़े प्यार से जिस तरह माँ अपने बेटों को पाई करती है प्यार, उस तरह हम आदिम कला, आदिम नृत्य, आदिम गीत, आदिम संगीत, आदिम नाटक ऐसा नाम देने लगे। मुझे लगता है आज से हम इस शुभ कार्य का प्रारंभ करें। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरीश चंद्र जी फोरकर सर ने जो अभी हम कुछ विचार जो रखे हैं वो सच में बहुत गंभीरता पूर्वक लेने जैसे विचार हैं। जैसे उन्होंने शुरुआत में कहा कि जैसे रामायण है तो रामायण हमें पता है, एक सीता है, एक राम है, एक लक्ष्मण है, रावण है, सीता मैया को लेकर गए श्रीलंका और फिर रावण से युद्ध हुआ और ये सब हुआ। लेकिन उस सफर के दौरान तो क्या किया, तो उपजीविका का क्या माध्यम था, उन्होंने क्या खाया होगा, कैसे रहे होंगे, ये एक अलग पहलू लोक कला में या लोक कलाकार देखने की कोशिश करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि लोक कलाकार है, वो हर चीज को अपना समझता है, अपने आप में से वो प्रकट होती है। तो वो राम और रावण और वो लक्ष्मण और वो रामायण भी अलग नहीं है, वो हमारा ही कोई एक है। और वो राम भी हमारे में से कोई एक था जिसे देवत्व प्राप्त हुआ। तो उसने क्या खाया होगा, वो कैसे रहे होंगे, क्या किया होगा उन्होंने, उनका जो अंतिम अंतरिम जिसको कहते हैं, अंदर का जो दुख है, अंदर का जो स्ट्रगल है, जो तकलीफ है, वो भी समझने की कोशिश लोक कलाकार करता है। इतनी बड़ी बात सर आपने समझाई और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया कि अभी ये आंखें खोलने की जरूरत है, हमें सिर्फ लिखकर पढ़कर बोलकर नहीं होगा और हमें उसे समझना है तो उस लोक में जाना पड़ेगा, उस लोक कलाकार में जाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, तब वो हमें समझ में आएगी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय संशोधन करते समय, अनुसंधान करते समय मैं भी बहुत जगह पर घूमी हूँ, पैदल भी चली हूँ, धूप में भी हम लोगों ने काम किया है, तो मुझे पता है वो क्या होता है, उनकी तड़प, वो भूखे पैसे कैसे रहते हैं। और उसमें भी कोरोना काल में जो परिस्थिति थी, क्योंकि बहुत लोगों के फोन मुझे भी आते थे, जान तड़प जाती थी कि मैं उनसे क्या बात करूं और क्या नहीं करूं, इतनी बुरी हालत थी। तो ये जो तड़फ है, ये जो तकलीफ है, वो जो आपने यहाँ पर व्यक्त की है, ये बहुत जरूरी है आज की नई पीढ़ी को समझने के लिए कि आप क्लासरूम में बैठकर या अपने घर में बैठकर ऑनलाइन ये पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको उसमें ही जाना पड़ेगा, उस लोक में आपको लोक होना पड़ेगा। आप उससे विभिन्न होकर कुछ नहीं कर सकते, तभी आप उसे समझ पाओगे। ऐसा पथदर्शन करने वाले आप जैसे महानुभावों की हमें बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही हमें पथदर्शन करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहें। इसी मनोभाव के साथ, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं और सबको मैं अनुरोध करती हूँ कि ये सुबह का जो सेशन है अभी ये पूरा हो रहा है। शाम को ठीक 6 बजे हम 6 बजे नहीं, हम 5:30 पौने 6 बजे ही ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि बहुत लोगों को ज्वाइन होने में देरी होती है, तकलीफ होती है इंटरनेट की वजह से, उसके वजह से हम लोग जल्दी ज्वाइन होंगे, ताकि ठीक 6 बजे हमारा अगला जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा। अगला सेशन जो है वो है, उसमें रवि चतुर्वेदी सर, डॉक्टर रवि चतुर्वेदी जी जयपुर से हैं, जो लोक नाट्य और नाट्य शास्त्र इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर राजश्री शिर्के हैं, जो लोक नृत्य और कथक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमसे चर्चा करेंगी, बातचीत करेंगी। और आपको सवाल पूछने हैं तो सवाल पूछने के लिए भी समय दिया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विराम लेते हैं, शाम को मिलते हैं। धन्यवाद। बीज भाषण त्यांनी आपल्याला सवाल जवाब विचारलं, त्यांना आहे म्हणजे सवाल जवाब दुपारी असं आपले प्रश्न त्यांनी विचारले नाही, त्यांना हा प्रश्न